अगर आप ये देखें कि अभी तक जितनी स्टेट्स थी विच वर अराउंड इंडिया, उनको उन्होंने किसी ना किसी तरह बैश करके अब उनको सबड्यू कर दिया था। मेरे ख्याल से द वेस्टर्न पावर्स आल्सो गेव अ टेसिट अप्रूवल टू इंडिया के जी के ठीक है, पाकिस्तान को आप जरा जरा थोड़ा सा लाइन के ऊपर लेकर आए। ये किस तरह की इंडिया जंग लड़ रहा था हमारे साथ कि उसने अपने जो बेस्ट वेपन्स थे उनको कॉन्फ्लिक्ट के पहले दिन ही ग्राउंड कर दिए। और इंडिया यही सोच रहा था कि वो हमारे हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमें अच्छे तरीके से जरा कुछ सबक सिखाएगा और फिर वो पूरी दुनिया के सामने अपना ढंढोरा पीटेगा। और जब उन्होंने देखा कि जी के बहुत ज्यादा वर्ल्ड प्रेशर बन रहे हैं कि एविडेंस दें एविडेंस दें एविडेंस दें, तो मोदी साहब ने एक दिन कहा कि जी के आप अटैक करते हैं। अब जब आप अटैक कर रहे हैं तो आपको अटैक करने के लिए आपने जो टारगेट्स चुने वो आपने इंतहाई गलत टारगेट्स चुने। सो जब इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस उस वो फिर अब इंडिया के मुखालिफ होना शुरू। वॉच फेडरल पोस्ट, बोल्ड एंड इंडिपेंडेंट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर। यह है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। हमारे साथ हैं एयर मार्शल सईद अहमद खान साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम टू अस अगेन। थैंक यू वेरी मच हसन, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर प्रोग्राम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टुडे। ये मैंने इस पे सोचा कि ये जो अब बयानात आ रहे हैं इंडिया की तरफ से कि जी हमने तो सिर्फ वहां टारगेटेड ऑपरेशंस करने थे, इन्होंने तो और स्केल के ऊपर रिटेलिएट कर दिया। तो वो टारगेटेड ऑपरेशंस में 70 या 80 एयरक्राफ्ट्स की फॉर्मेशन, उसकी क्या जरूरत पेश आई थी जो ये 6 और 7 की रात को हुआ? तो इस पे मैं सोच रहा था, तो मैंने कहा आपसे मैं इसके ऊपर रहनुमाई लूं कि ये, और उससे फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि ये 5 जून 1967 को इसराइल ने अटैक किया था इजिप्शियन एयर बेसिस पे, और वहां उनके हैंगर्स में जो जहाज खड़े हुए थे वो तबाह किए थे जाके 7:45 सुबह। इनके साथ भी इजरायली एयरफोर्स थी, उनके पायलट्स थे या उनका इक्विपमेंट था, उसके अंदर मिसाइल थे। तो इज दिस अ लॉन्ग शॉट टू ड्रॉ द कंपैरिजन कि ये वही करना चाहते थे पाकिस्तान के साथ, इनकी उस रात को वही इंटेंशंस थी जो कि इजराइल ने किया था 67 में इजिप्ट के साथ? हाउ डू यू सी दिस? हसन, आपका ये जो पैरेलल ड्रॉ करने की जो आप करना चाह रहे हैं, मैं इससे ज्यादा डिसएग्री नहीं करूंगा। क्योंकि एग्जैक्टली देखिए, जब आप कोई अमल करते हैं तो आपके एक्शंस जो हैं वो डिफाइन करते हैं कि आपकी नीयत क्या है। ठीक है ना? जी। अगर फर्ज कर लें कि इंडिया राइटली समझता भी कि पहलगाम के इशू में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो कुछ नेसेसरी स्टेप्स तो थे ना जो उससे पहले लेने चाहिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव डिक्लेयर्ड कि वो बंदे कौन हैं, उन बंदों का ताल्लुक किन ऑर्गेनाइजेशन से है, उन बंदों की डिटेल्स किसी पाकिस्तान से या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ शेयर करनी चाहिए थी। और अगर उनके मकसद का रिस्पॉन्स हमारी तरफ से ना आता तो वो फिर ये एक्शन लेते, तो फिर दुनिया को कन्विंस भी कर सकते थे कि वो जायज एग्रेशन कर रहे हैं अगेंस्ट मिलिटेंट टारगेट्स इन पाकिस्तान। लेकिन जिस तरह चीजें पहलगाम के बाद हुई हैं, अब तो इतनी मर्तबा यानी आप लोगों के यानी कि पॉडकास्ट और टीवी चैनल्स के ऊपर रिपीट हो चुकी हैं कि उन चीजों को हम दोबारा दोहराते नहीं हैं। लेकिन एक लेसन तो हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि ये इट वाज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कंडक्टेड बाय इंडिया इटसेल्फ फॉर सर्टेन डिजाइन्स या ऑब्जेक्टिव्स जो वो इस इलाके में अचीव करना चाहते थे। अब वो अगर हम आज सोचते हैं कोई 2 हफ्ते के बाद के वो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है ना, तो वो ऑब्जेक्टिव्स थे कि वो पाकिस्तान को एक वेसल स्टेट बनाना चाहते थे। एंड थ्रू पाकिस्तान दे वांटेड टू गिव अ मैसेज टू चाइना कि जी के इस इलाके के जो नंबरदार हैं वो हम हैं। और बाकी दुनिया जो खासतौर पे वेस्टर्न वर्ल्ड है जिनके वो अलाइज बनना चाह रहे थे, उनको मैसेज ये देना चाह रहे थे कि जी कि अगर आपने इस इलाके में चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ और मिलिट्री ग्रोथ को कंट्रोल करना है तो वी आर द वंस
जिनके साथ आप जिनको साथी बनाएं, एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू आउट ओवर देयर। अगर आप ये देखें कि अभी तक जितनी स्टेट्स थी विच वर अराउंड इंडिया, उनको उन्होंने किसी ना किसी तरह बैश करके अब उनको सबड्यू कर दिया था। सिर्फ एक पाकिस्तानी था जो उनके, आप कहेंगे, विच वॉज अ थॉर्न इन देयर शूज, ठीक है ना। और इनिशियली मेरे ख्याल से द वेस्टर्न पावर्स आल्सो गेव अ टेसिट अप्रूवल टू इंडिया के जी के ठीक है, पाकिस्तान को आप जरा जरा थोड़ा सा लाइन के ऊपर लेकर आए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, यानी कि दे आर बिहेविंग नॉट एज पर देयर साइज, ठीक है ना। और इंडिया यही सोच रहा था कि वो हमारे हमारे ऊपर अटैक करेगा, हमें अच्छे तरीके से जरा कुछ सबक सिखाएगा, और फिर वो पूरी दुनिया के सामने अपना ढंढोरा पीटेगा। लेकिन और इसीलिए जो आपने ये सवाल किया कि अब वो परेशान थे कि जब उन्होंने वो अटैक किया तो पाकिस्तान ने पहले तो अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया। देखिए, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को मैं 3 डिस्टिंक्ट फेजेस के अंदर, यानी कि अगर खुद समझने के लिए मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। एक फेज था 22 अप्रैल से लेके 6 मई तक। एक फेज था 6 मई से लेके 10 मई तक। और जो तीसरा फेज था वो 10 मई से लेके आज तक है। अगर हम इन तीनों फेजेस को सेपरेटली लें तो फिर हमें दोनों कंट्रीज की नीयत का और हमें दोनों कंट्रीज की इंटेंशंस का पता चल जाता है। अगर आप पहले फेज में देखें, पाकिस्तान ने हर कोशिश की, दुनिया के हर फोरम को खटखटाया जाके कि देखें हम लोग, वी आर नॉट इन्वॉल्व इन द पहलगाम अटैक। अगर आपके पास ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद का नाम ले रहे थे, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो हमारे साथ शेयर करें, एंड एज ए रिस्पॉन्सिबल स्टेट वी प्रॉमिस कि हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। लेकिन देयर वाज नो एविडेंस शेयर्ड, नाइदर विद दोज कंट्रीज, नाइदर विद द यूनाइटेड नेशंस, एंड नाइदर विद अस, ठीक है ना। और जब उन्होंने देखा कि जी के बहुत ज्यादा वर्ल्ड प्रेशर बन रहे हैं कि एविडेंस दें, एविडेंस दें, एविडेंस दें, तो मोदी साहब ने एक दिन कहा कि जी के आप अटैक करते हैं। अब जब आप अटैक कर रहे हैं तो आपको अटैक करने के लिए आपने जो टारगेट्स चुने वो आपने इंतहाई गलत टारगेट्स चुने। या तो कोई इस तरह की चीज होती कि वो वहां टेरर कैंप्स थे या टेररिस्ट कैंप्स थे, तो इट वाज वेरी इजी कि हम उन जगहों के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया को रसाई ही ना देते। जिस दिन अटैक हुआ उसके अगले दिन हसन साहब, आप और सब लोग जो थे, आप लोग जो लोगों को ले जाया गया उस जगह पे, कहा गया कि भी मुरीदके में, बहावलपुर में, आप जहां समझते हैं कि जी के यहाँ टेरर कैंप्स थे जो इंडिया कह रहे हैं, आप इनको देख लें, आप इनको इंस्पेक्ट कर लें, आपको कहीं टेरर कैंप की कोई एक्टिविटी नजर आती है आप हमें बताएं। और अब विद इन, टेरर कैंपों में औरतें और बच्चे तो नहीं होते ना। ये एग्जैक्टली जी। चले इंडिया तो, क्योंकि वो बॉलीवुड से यानी कि इन्फ्लुएंस्ड है, वो तो कोई भी कहानी बना सकते हैं। लेकिन जहां टेररिस्ट ट्रेन हो रहे थे उसका माहौल ही डिफरेंट होता है उस जगह का। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जी को फ्रंट में मस्जिद रखी हुई थी, पीछे टेरर कैंप था, तो क्या हमने लोगों को मस्जिद के पीछे जाने से रोका? किसी ने, पाकिस्तानी ऑफिशियल ने नहीं रोका। इंटरनेशनल मीडिया से कहा कि जी आप जाएं, देखें, आप जो कुछ देखना चाहते हैं आप देखें। सो जब इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा कि यार ये तो कुछ भी नहीं है, तो इस उस वो फिर अब इंडिया के मुखालिफ होना शुरू। ऑन द उसके साथ साथ जब उन्होंने ये अटैक किया तो उन्होंने अपने फाइटर्स को लॉन्च किया। अब देखिए, अब आप अपने फ्रंट लाइन फाइटर्स जिसमें राफेल, SU-30, मिराज 2000, आप इनको आगे ले आए और आप उनसे एयर टू सरफेस मिसाइल्स फायर कराएं, नॉट ओनली ऑन दीज टारगेट्स बट ऑल्सो ऑन बेसिस, ठीक है ना, जो हमारे फ्रंट लाइन बेसिस हैं। सो दिस वाज कंसिडर्ड टू बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ठीक है ना। अब जब वो जहाज हमारी तरफ आना शुरू हुए तो उन्होंने कोई एक वॉल बनाई जिसमें कोई तकरीबन उनके 80 एयरक्राफ्ट थे, एंड दैट वॉल was from, let's say, 250 feet above ground level to 40,000 feet, ठीक है ना। उनके जहाज स्टैगर्ड थे
और staggered not only in height but staggered also in distance. और उस वक्त जो है ना, फिर पाकिस्तान ने अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटी उनको दिखलाई कि भी अगर आपके पास 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं तो 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास भी है, वन। नंबर टू, हम आपसे जंग उन डोमेन्स में करेंगे जिन डोमेन्स का हमें पता है कि आपने आज तक कभी उनके ना बारे में सोचा है ना प्रैक्टिस की है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने स्पेस डोमेन को, साइबर डोमेन को, ईडब्ल्यू डोमेन को और जो अनमैन्ड फोर्सेस हैं उनको इंटेग्रेट किया इस सारी एक्टिविटी के अंदर। और फिर हमने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या कहते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहे। यानी कि उनकी वो हालत हो गई थी हसन साहब कि उनके फ्रंट लाइन फाइटर्स जो थे उनको उन्होंने जो फर्स्ट टियर ऑफ बेसिस हैं उसके ऊपर लैंड कराया। जनरली जो ये राफेल्स हैं या मिग SU-30s हैं, ये थर्ड टियर ऑफ बेसिस इन इंडिया के ऊपर ऑपरेट करते हैं, गवालियार और पीछे वाले जो बेसिस हैं। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल आप जिसको पंजाबी में कहते हैं ना गवाची गां की तरह फिर रहे थे और उनके पेट्रोल लो हो रहा था, तो उनको श्रीनगर के अंदर उतारा गया, क्योंकि ना वो आपस में कम्युनिकेट कर सक रहे थे, ना वो आपस में कर रहे थे, ना वो पॉसिबल उनके लिए पॉसिबल था कि ATC या ग्राउंड कंट्रोल किसी के साथ कम्युनिकेट करें। तो उनको यानी कि श्रीनगर में उतरवाया गया, उनको रिफ्यूल किया गया और उनको फिर वापस लेके गए इनटू द थर्ड टियर एयरफील्ड्स। और उससे क्या हुआ कि आपने पहले दिन तो राफेल वगैरह का देखा होगा, ये SU-30s का सुना होगा, लेकिन 7th 8th 9th एंड 10th को आपने इन जहाजों के बारे में कभी कोई खबर नहीं सुनी होगी। नहीं, एक खबर सुनी थी कि इन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। एग्जैक्टली यही मेरा पॉइंट था कि उनको ग्राउंड कर दिया गया, यानी कि दे वर टेकन आउट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। तो आप मुझे बताएं कि जी कि ये किस तरह की इंडिया जंग लड़ रहा था हमारे साथ कि उसने अपने जो बेस्ट वेपन्स थे उनको कॉन्फ्लिक्ट के पहले दिन ही ग्राउंड कर दिया। सो दिस कन्विंस द वर्ल्ड के क्या कहते हैं कि वन, इंडियंस वर ओवररेटेड इन दिस रीजन, दे आर नो मैच टू पाकिस्तानीज, एंड इफ पाकिस्तान एंड चाइनीज वेपन्स कंबाइंड, तो अगर जो उन लोगों ने उनको वेपन्स दिए थे दे आर नो मैच टू देम। और अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को लंबा खींचा गया तो वो जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान को मार पड़नी थी, पाकिस्तान को तो मार नहीं पड़नी थी, इंडिया को इतनी मार पड़नी थी कि वो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स कहीं लेफ्ट राइट हो जाते। ये बताइए मार्शल साहब कि ये जो अब से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले की डॉक्ट्राइन थी वो अब रीडिफाइन हो गई है उससे। देयर आर सम सरप्राइजेस फॉर अस टू कि इन्होंने कैसे परफॉर्म किया है इंडियन एयरफोर्स ने। व्हाट कैन वी से, क्या चीजें रीडिफाइन हो गई हैं उस रात को? देखिए, इन द लास्ट 25 to 30 years the combat, aerial combat in South Asia has changed drastically. From close combat, from dogfights, it went to tail-on missiles. From tail-on missiles, it went to all-aspect missiles. From all-aspect missiles, it went to medium-range missiles. और ये पहली मर्तबा एविएशन हिस्ट्री में हुआ कि BVRs versus BVRs were pitched live against each other. और दुनिया के जो बेहतरीन वेपन सिस्टम्स थे वो एक दूसरे के खिलाफ एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट में लड़ रहे थे। इंडिया के पास राफेल विद मीटियोर था, उनके पास क्या कहते हैं SU-30s विद अलामोस थे, क्या कहते हैं हमारे पास J-10s विद PL-15 था, F-16s विद AMRAAMs थे, JF-17s विद PL-15 थे। सो ये एक कॉम्बैट एरिया जो है ये इतना बड़ा हो गया कि समथिंग लाइक 300 to 350 किलोमीटर्स उसका आप कहेंगे रेडियस था। यानी कि when the aircraft were pitched against each other, they were actually 300 to 350 kilometers away. अब इतने बड़े थिएटर को देखने के लिए ये किसी जहाज के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप F-35 को ले आए, आप किसी को ले आए, ये कैपेबिलिटी सिर्फ आपके सैटेलाइट्स के थ्रू आपको ये पिक्चर मिलती कि आप इतनी
पिक्चर ले सकते हैं। सो इसके लिए हमें, क्योंकि हमें पता था कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बीवीआर फाइट होगी, तो हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन स्कीम ही थी, जिसका मतलब कि हमने स्पेस में जो सैटेलाइट्स थे उनको भी इंटीग्रेट किया हुआ था, हमने अपने क्या कहते हैं साइबर कैपेबिलिटी को भी इंटीग्रेट किया हुआ था, हमने अपनी ईडब्ल्यू कैपेबिलिटी को भी इंटीग्रेट किया हुआ था। सो जब ये एक सिचुएशन बनी, तो हम लोग यानी कि जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने, मेरे ख्याल दुनिया में पहली मर्तबा हुआ है कि एरियल कॉम्बैट के अंदर के बीवीआरस साइलेंटली फायर किए गए, मीनिंग देयर बाय दैट द लॉन्च एयरक्राफ्ट वर नॉट हैविंग अ लॉक ऑन टू द टारगेट दैट वाज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है ना? तो उसमें आपके एवेक्स और आपके जो अपने लॉन्च एयरक्राफ्ट थे उनके दरमियान एक कम्युनिकेशन थी। ठीक है ना? दैट कम्युनिकेशन इज थ्रू अ डेटा लिंक। ठीक है ना? सो सैटेलाइट अपनी पिक्चर दे रहा था टू द एवेक, एवेक वो पिक्चर दे रहा था टू द पायलट, एंड द पायलट्स फायर्ड देयर मिसाइल्स on the instructions of the AVAC. The AVAC controlled the missile till the time it reached very close to the target aircraft, और फिर मिसाइल ने अपना रिडार ऑन किया, अपना लॉक लिया, एंड इट zoomed onto that aircraft. सो जो राफेल के पायलट्स थे उनके पास प्रैक्टिकली 9 से 10 सेकंड से ज्यादा रिएक्शन टाइम ही नहीं था। So they could only eject from the cockpit. सो उनको यही, हाँ से दो के I wish they have ejected, because you know I will feel bad as a pilot if they are dead. नहीं, उनका कहना ये कि हमारे पायलट सारे वापस आ गए हैं। चलिए अल्लाह करे, लेकिन यानी कि that's nice, but you see those pilots actually did have पायलट के बारे में खबर नहीं आ रही है अभी। वो जो फीमेल पायलट, वो सोनाक्षी, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा जी, उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही है। अगर इंडिया में होती तो वो ले आते, उनको टीवी पे दिखा देते कि ये है मैडम। But I will tend to believe what DG ISPR says. So will I. So will I. But it's a lurking question. Let's. It is a lurking question. Okay, where is she? Where is she? I don't know. On a whole, अगर आप on a whole हसन साहब देखें कि there has, after the 10th of May, for at least 3-4 days there was complete silence on the Indian side. Yeah. That is not the attitude of the victors. You like to call it a stunned silence? Gee, I would say that. They were actually shocked. They did not know that what has happened to them. और आजकल हम जो बातें सुन रहे हैं, जो मैं आपसे कह रहा हूं कि थर्ड फेज में हम आजकल जो बातें सुन रहे हैं, they are actually a mixture of panic that what is going to happen with us in the future, और शर्मिंदगी के जी के हमारे साथ हो क्या गया है, और हमने अपने लोगों के, अपनी कंट्री में अपने लोगों का मोरल किस तरह मेंटेन करना है। ठीक है ना? सो इट इज पैनिक एंड शर्मिंदगी। टॉकिंग ऑफ फ्यूचर, ये जो भी सिचुएशन बनी थी जिसका आपने भी तस्करा फरमाया और बहुत दफा पहले हमने और तरीके से भी इस बारे में बात की, इसको इंडियंस ने भी स्टडी किया होगा, हमने क्या किया है। तो यू थिंक दे इन द फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट दे विल बी बेटर प्रिपेयर्ड, दे विल बी more aware of what we can do or what we are capable of? बिल्कुल if they are if they are sensible, and which I believe that all fighter pilots are, ठीक है ना? So they will have studied our technique, and they will then like to have counter tactics to what we have done. But then that is also our strength. जब हम उनसे अब अगली मरतबा मिलेंगे तो हम ये tactics apply नहीं करेंगे, we'll have new tactics to defeat them. There will be something else. And that is the strength of the Pakistan Air Force. This is the way we have maintained our parity or ascendancy with less numbers. That हम जो man machine interface, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि with all humility मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने बनाया है, वो जो है ना मैन मशीन जो इंटरफेस है, is probably the best in the world. ठीक है ना? You have the best pilots flying the systems that the government of Pakistan provides to us. One very important question, वो ये कि, और वो मैं खास तौर पे अपने इंडियन ऑडियंस के लिए पूछना चाहता हूँ आपसे। वहां पे बात हो रही है कि पाकिस्तान is getting J-35 stealth fighters very soon. How soon is that happening? I expect something
पहले हम खबरें सुन रहे थे कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2026, लेकिन अब सुन रहे हैं कि समवेयर बिटवीन अगस्त टू सितंबर दोज एयरक्राफ्ट में बी फास्ट डिलीवर्ड टू अस। ओके। ठीक है ना। अब इंशाल्लाह अगर वो जहाज आ जाते हैं तो दे आर द 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। ठीक है ना। एंड इंडियन एयरफोर्स इज नॉट प्रिपेयर्ड टू काउंटर, अभी तक उनके पास जो है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो और इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, ये S-400 वगैरह जो भी चीजें हैं इनके पास? नहीं, अभी नहीं। देखिए ये जो है ना 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्टेल्थ। ठीक है ना। आप दैट्स द मेजर, वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन 4.5 एंड 5th जनरेशन यस यस। ठीक है ना। और इवन 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में आपकी जो एक्सटर्नल आर्मामेंट बेस होती हैं वो भी नहीं होती, सो वो भी एम्बेडेड होती हैं। ठीक है ना। सो एज सच आपके रडार क्रॉस सेक्शन जो है उस जहाज का बहुत कम होता है। सो अगर डिटेक्ट भी होते हैं, जिस तरह आपने मैंने आपको PL-15 लॉन्च के बारे में बताया, तो आपको यानी कि इसी तरह अगर रडार डिटेक्ट भी कर लेगा तो इतना लेट डिटेक्ट करेगा कि उसकी डिटेक्शन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। तो उससे Over हमें there, Hassan, I would really like to commend the present Air Force leadership under Air Chief Marshal Babar. ठीक है ना। They have really come up with very good development plans and employment plans in the last 4 to 5 years. I'm sure ठीक है। बहुत ठीक ही है ना। हमें तो फख्र ये है। जो इंडक्शन So ऑफ proud J-10 of, था, so proud of PL-15 everyone. था, इनको जो क्या कहते हैं, देखिए हसन, इफ यू अलाउ मी, गिव मी अ मिनट। Sure, ठीक है। ये जो हमने परफॉर्मेंस 6th और 7th को देखी थी पाकिस्तान एयरफोर्स की, इट वाज नॉट अ फ्लूक एंड नाइदर इट वाज बिकॉज ऑफ द वेपन सिस्टम्स दे वर फ्लाइंग और एम्प्लॉइंग। ठीक है ना। इट वॉज द ट्रेनिंग दे हैड डन फॉर द लास्ट 2.5 to 3 years विच वॉज शोइंग ऑन दैट डे। वो जिस एनवायरमेंट में उनको भेजा गया था और जिन चीजों के साथ उन्होंने अपने वेपन्स को एम्प्लॉय किया था, वो इस चीज को पिछले 2.5-3 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है ना। और ये वाला प्रैक्टिस एंड understanding the enemy, its weaknesses, and then practice again, and ultimately you reach perfection. ठीक है ना। And I think this is where I think the present leadership under Babar must be given credit. of course, ठीक है ना। of course. They did Very something proud of. which was impossible, which was not expected, and they did, and they really surprised everybody. यानी कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस का तो हसन सच्ची बात है कि हम भी पाकिस्तानीज भी एक्सपेक्टिंग कर रहे थे कि इतनी क्विक और इतनी सडन परफेक्शन के साथ हम राफेल्स और SU-30s को गिराएंगे। ब्रावो, बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज समथिंग व्हिच डजंट हैपन बाय फ्लूक, इट Yes. हैपेंस थ्रू एक्सटेंसिव एंड फ्लूक तो चले, एक को लग गया, 2 को लग गया, 5-6 को तो हाँ। फ्लूक नहीं लगता ना। वो तो जाहिर है किसी तरीके से हुआ। एक चीज आपसे मैं चाहूंगा कि हमारे जो इस वक्त ईस्ट पंजाब में, चढ़दा पंजाब, वहां पे जो लोग हैं, आपकी तरफ से एक पैगाम उनके लिए जरूरी है, आपकी इजाजत हो तो ये कि अब जो भी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन बन रही है, जैसे हम देख रहे हैं और जैसी वहां बातें हो रही हैं, इंडिया में माहौल बन रहा है, ये इंप्रेशन पिछली दफा भी दिया गया कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने, ग्राउंड फोर्सेस एंड एयर फोर्सेस ने वहां पे कोई कार्रवाई की। पठानकोट तो ज़ाहिर है इस पंजाब में, तो ये कि हमारी कोई इंटेंशंस, वहाँ जो सिख लोग मौजूद हैं, वो भाई दोस्त हमारे बड़े परेशान हैं कि इन द इवेंट ऑफ वॉर उनका कोई नुकसान, प्रॉपर्टी का, जान माल का नुकसान, वी डोंट इंटेंड टू डू दैट। लेकिन अगर वहां से अटैक होता है उस साइड से, यानी ईस्ट पंजाब वाला बॉर्डर यूज करते हैं अटैक करने के लिए, तो उसमें रिस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा, उसमें कोलैटरल डैमेज भी हो जाता है। तो व्हाट इज योर मैसेज टू द पीपल इन ईस्ट पंजाब इन दिस रिगार्ड के भाई हमारी इंटेंशन नहीं है, बट दे विल प्रोबेबली, इंडियन फोर्सेस विल प्रोबेबली ड्रैग अस इनटू अ सिचुएशन जहां कोलैटरल डैमेज हो। सो हाउ विल यू एक्सप्लेन इट टू दोस पीपल? देखिए, मैं अपने खासतौर पे सिख भाइयों को ये कहूंगा कि देयर इज नथिंग टू वरी फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ना हमारा मजहब
और ना ही हमारे यानी कि समाजी इक़दार जो हैं वो इस चीज को अलाउ करते हैं कि हम रिलीजियस साइट्स को हिट करें। और पाकिस्तान ने अपनी 1947 से लेके आज तक कभी किसी रिलीजियस साइट को टारगेट नहीं किया है। सो अगर गॉड फॉरबिड इंडिया जो है वो ईस्ट यानी कि पंजाब को इस्तेमाल करता है हम पे अटैक करने के लिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी हम क्या कहते हैं गोल्डन टेम्पल को और जो उनकी अदर होली साइट्स हैं उनको डैमेज हमारे वेपन से नहीं होना चाहिए। और इवन ठीक है लोगों ना? की प्रॉपर्टीज, लोगों के घर हैं, वो लोग हाँ, कह रहे हैं कि जी हमने एक एक ईंट जोड़ के, मिडिल क्लास एग्जैक्टली। गरीब लोग हैं कि हमने ये तो बनाई ये पाकिस्तान चीजें। पाकिस्तान देखिए, हसन अगर आप मुझे अलाउ करिए जी तो प्लीज प्लीज। मैं ये कहूंगा कि देखिए इस वक्त जो है ना इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में अगर किसी ने सबसे ज्यादा सेंसिबल बिहेवियर शो किया है तो वो पाकिस्तान ने किया। ना हमने कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दिया, ना हमने कॉन्फ्लिक्ट को एस्केलेट किया, ना हमने क्या कहते हैं अपनी कैपेबिलिटी को दिखलाने की कोशिश की। जब उन्होंने अटैक हम पे किया तो हमने अपने आप को डिफेंड किया, और जब हमने उनको डैमेज किया वो हमने अपने डिफेंस में किया। हमने उनके अंदर घुस के उनको मारने की बिल्कुल कोशिश नहीं की 6 और 7 को। ठीक है ना? जी और जब दुनिया बीच में पड़ी और उन्होंने कहा कि जी कि आप सीज फायर कर लें, जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स करना शुरू किया तो वी वर द वंस जो फौरन हमने कहा कि ठीक है, हमारा तो मकसद ही ये नहीं है कि जी कि हम इस इलाके के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दें। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमारा यानी कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए तो हम सीज फायर के लिए फौरन तैयार थे। ठीक है ना? जी अब जब सीज फायर हो गया है तो देखिए मेरे ख्याल में अब जो है क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो डेवलपमेंट हुई है और जो इंडिया से आवाजें आ रही हैं वो कुछ इतनी अच्छी आवाजें नहीं है। इवन इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जी कि द गवर्नमेंट सीम्स टू बी प्रिपेयरिंग फॉर अ मेजर ऑफेंसिव ऑन पाकिस्तान। जी इसका मतलब है कि कोई एक या तो फॉल्स फ्लैग और होगा या वो कोई ना कोई बहाना करके पाकिस्तान पे फिर अटैक करेंगे। ठीक है ना? बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है कि हमें इस वक्त जो है क्या कहते हैं इंटरनेशनल, हमें अमेरिका को कहना चाहिए कि जी आप आइए, तशरीफ लाएं। आपने सीज फायर का कहा था, हम सीज फायर मान गए, आप इंडिया को भी राजी करें और कोई एक स्पेशल एनवॉय फॉर साउथ एशिया बनाएं जो क्या कहते हैं इस इलाके के कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करें। ठीक है ना? जिस तरह पहलगाम में आज तक इंडिया कोई एविडेंस नहीं दे सका, कल अगर वो कोई और हरकत करते हैं तो पाकिस्तान कहां जाएगा? सवाई बिल्कुल यूनाइटेड बिल्कुल। नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। जी जी ठीक यस। है ना? और अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी दो न्यूक्लियर कंट्रीज को नहीं रोक सकती क्या कहते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट को देने में, तो फिर मेरे तो ख्याल के इन ऑर्गेनाइजेशंस का कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं एक पॉजिटिव चीज बहुत हो रही है, वो ये हो रही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है दुनिया पे ये आश्कार होता जा रहा है कि इस इलाके में अगर कोई इंस्टेबिलिटी है तो वो पाकिस्तान की वजह से नहीं है, वो इंडिया की वजह से। एग्जैक्टली। और अगर हम इस इलाके को पीसफुल रखना है, कोई भी वजह हो, ठीक है ना, यानी कि हर कंट्री के अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और बिगर पार्ट्स के उससे बड़े ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और हमारा इलाका तो है ही बड़ा कंटेस्टेड इलाका बिटवीन सुपर पावर्स एंड रीजनल पावर्स। तो हमें जो है क्या कहते हैं इस इलाके के अंदर कुछ इस तरह के असूल बनाने पड़ेंगे कि सेफ्टी और सिक्योरिटी ऑफ द कंट्रीज इसमें रहे। ठीक है ना? अगर फर्ज कर लें कि इंडिया जो है अपनी इज्जत को बहाल करने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान पे अटैक ना करे, एक किसी छोटी कंट्री पे ईस्ट में अटैक कर दे, तो वो कंट्री क्या करेगी? They will call for ठीक है ना? help. सो They will definitely call for help. एग्जैक्टली तो हमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को यानी कि माशाल्लाह एक ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि जो इंडिया ने हमारे बारे में इंप्रेशन बनाया था 2-3 दहाइयों में, वो इंप्रेशन खुद ब खुद उसने निगेट कर दिया। उसने दुनिया को कन्विंस कर दिया कि पाकिस्तान तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, वो ना झगड़ा करना चाहता है ना झगड़ा कर रहा है। और इस वक्त जो है एक हुकूमत इंडिया में आई हुई है जो दुनिया में टेररिज्म कर रही है, कनाडा हो, यूएसए हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, वहां इंडिया ये टेररिज्म कर रहे हैं।
और एक ऐसी हुकूमत आ गई है जो कि बेसिकली हिंदुत्व के उसके ऊपर है, यानी कि दे बिलीव दैट देयर इज वन people of one religion are superior to the people of other religions, Yes. which is not acceptable to the world community. So it is now time for the world community, Hassan, मेरे ख्याल में, to come forward. ठीक है ना? और अगर come और forward नहीं है दुनिया ने तो दिखाया भी है सर, दुनिया ने इनका झूठ जो है एक्सेप्ट नहीं किया है। सारी दुनिया अब में देखिए सिवाय इसराइल के किसी ने इनके झूठ को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो यही इनका कनेक्शन है। हसन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन देखिए पिछले एक हफ्ते में इजराइल ने कितने वेपन्स भिजवाए हैं इंडिया, हम जी सबको पता है। जी ठीक है ना यार, उनके जो स्टॉक्स डिप्लीट हो गए थे उनको वो दोबारा कर रहे हैं। तो ठीक है इसका ना? मतलब है दे आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। और आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये इस चीज को पॉइंट आउट किया है कि ये पाकिस्तान पे डायरेक्टली नहीं भी करते, ये बांग्लादेश पे अटैक कर देते हैं या और किसी छोटे मुल्क पे अटैक कर देते हैं इलाके के, और वो पाकिस्तान को हेल्प के लिए बुलाता है, तो देन वेयर डू वी स्टैंड? हमारे लिए वील हैव टू मेक अ डिसीजन देन। और देखिए इस वक्त जो है ना, वी हैव टू रियलाइज एंड द वर्ल्ड इज रियलाइजिंग कि जी के क्या कहते हैं कि मोर देन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, इस वक्त दुनिया में जो अगले 20-25 साल के अंदर जो ग्रेडिंग ऑफ कंट्रीज होगी ना, विल नॉट बी ऑन मिलिट्री प्रावस बट ऑन इकोनॉमिक प्रावस, कि आपकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है। ठीक है ना? और हम लोग ये समझते हैं पाकिस्तान में, और अब इन चीजों की तरफ पाकिस्तान ने तवज्जो देना शुरू कर दी है, और माशाल्लाह पिछले 1.5-2 साल में हम लोगों की प्रोग्रेसेस आइंदा भी इससे बेहतर ऑन द होंगी। राइट ट्रैक। बिल्कुल। ठीक है ना? सो वी रियली नीड टू रिमेन फोकस्ड ऑन वेयर वी आर हेडिंग। लेकिन इंडिया को एक चीज समझ में आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मैं सिर्फ उनकी अकल पर रो ही सकता हूं, और उनका यह है कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ पंगा लिया तो अगली मरतबा शायद इतनी आसानी से छूट ना मिले। आई एम श्योर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच एयर मार्शल सईद अहमद खान साहब। तो ये पैगाम आपकी तरफ से और ये सारी सिचुएशन की वजाहत आपकी तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर हिंदुस्तान को भी गौर करना चाहिए, इलाके के और दूसरे ममालिक को भी गौर करना चाहिए। जो एयर मार्शल साहब ने अभी सारी सिचुएशन हमारे सामने बयान की है। सर थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, फॉर शेयरिंग दिस डिटेल्ड थॉट्स विद अस। आप लोगों के देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू हसन फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। आई एम ऑब्लाइज्ड। खुदा हाफिज। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।